गुड मॉर्निंग बच्चों कक्षा 9th में हमारे वर्ण विचार वाला टॉपिक जो है विषय वस्तु है वो चल रही है। और इस विषय वस्तु से अब तक हमारी लगभग 5 कक्षाएं हो चुकी है और उन कक्षाओं में मैंने बहुत अच्छी तरीके से आपको वर्ण विचार विषय वस्तु पर समझाने का प्रयास किया। एक बार मैं वापस से सरसरी तौर पर पुनरावृत्ति करूंगी और पुनरावृत्ति यानी वापस से रिपीटेशन करूंगी सभी क्लासों का, ताकि आपको वो सारा मैटर याद आ जाए। और फिर उसके बाद में हम अभ्यास क्वेश्चन आज की कक्षा में ना सोल्व करेंगे। अभ्यास जो क्वेश्चन मैंने ब्लैक बोर्ड पर श्याम पट पे लिखे हैं, इनके उत्तर जो है हम उनके ऊपर चर्चा करेंगे। तो बच्चों, वर्ण विचार वाले विषय वस्तु में हमने भाग नंबर 1, 2, 3, 4, 5 कक्षाओं में अच्छी तरीके से चर्चा की और विस्तार से इस मैटर को हमने, इस विषय वस्तु को, प्रकरण को हमने समझने का प्रयास किया। बच्चों, छोटी क्लासों से ही जब हम फर्स्ट सेकंड कक्षा में आते हैं तभी से ही हम वर्ण अर्थात स्वर और व्यंजन को जानने लग जाते हैं, समझने लग जाते हैं और हमें पता चल जाता है कि स्वर और व्यंजन किसे कहते हैं। दोनों का जब मेल होता है तो दोनों का संयुक्त रूप वर्ण कहलाता है और जब उनका समूह बना दिया जाता है, उन्हें व्यवस्थित क्रम में रख दिया जाता है, तो उसे हिंदी में हिंदी वर्णमाला के नाम से जाना जाता है। तो ये सब आप जानते ही हैं और हमने इस पर अच्छी तरीके से चर्चा भी की। एक बार मैं पुनः आपको बताना चाहूँगी कि वर्ण किसे कहते हैं। बच्चों, मानव मुँह से निकली हुई, जैसे कि भाग 1 में हमने जाना कि मानव मुँह से निकली हुई छोटी से छोटी मूल ध्वनि जिसके हम टुकड़े नहीं कर सकते हैं, खंड नहीं कर सकते हैं, उसे एज इट इज वैसा का वैसा हम लिख देते हैं, उसे ही वर्ण कहा जाता है। जैसे कि मान लीजिए हमने कहा जल। अब जल शब्द जो हमारा है, जैसे कि माना हमने जल, अब ये जो जल शब्द हमारा है इसमें 4 ध्वनियाँ है, स्वर और व्यंजन इसमें दोनों संयुक्त रूप से मिले हुए हैं। जय धन ए से बना जय और लय धन ए से बना लय। और दोनों का जब हमने मेल कर दिया, जोड़ दिया, योग कर दिया तो शब्द बना हमारा जल। इस प्रकार बच्चों, स्वर और व्यंजन के मेल से हमारे वर्ण बनते हैं, वर्ण से शब्दों का निर्माण होता है, शब्दों से वाक्य बनते हैं और वाक्य से पद बनते हैं और पद से हमारे पैराग्राफ अर्थात हम कह सकते हैं एक तरीके से लैंग्वेज अर्थात भाषा का निर्माण होता है, जिसके माध्यम से हम अपने भाव व विचारों को अभिव्यक्त करते हैं। अब आगे मैंने बताया था कि वर्ण हमारे 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। एक तो स्वर होता है और एक व्यंजन होता है। फिर हमने दोनों की ही परिभाषाओं को अच्छी तरीके से जाना और दोनों की टोटल संख्या जो 44 होती थी वो मैंने आपको बताई कि स्वर हमारे 11 होते हैं और व्यंजन हमारे जो होते हैं वो पूरे 33 होते हैं। तो 11 और 33 का जब योग कर दिया जाता है तो टोटल कुल हमारे 44 वर्ण बने जाते हैं। तो इस प्रकार हमारी हिंदी वर्णमाला में 44 वर्ण होते हैं। इसके बाद में हमने स्वर और व्यंजन के बाद में हमने व्यंजन गुच्छ को देखा कि व्यंजन गुच्छ किसे कहते हैं। कि जब 2 या 2 से अधिक व्यंजनों का मेल कर दिया जाता है और फिर उनसे शब्दों का निर्माण होता है तो उसे व्यंजन गुच्छ कहते हैं। व्यंजन गुच्छ के 2 रूपों पर चर्चा की कि व्यंजन गुच्छ के 2 रूप होते हैं, संयुक्त व्यंजन और एक र का विशिष्ट रूप, जिसमें हमने र के 4 रूपों को समझा। इसके बाद में हमने व्यंजन के जो भेद होते हैं, जैसे कि सबसे पहले स्वर के भेद देखे कि उच्चारण के आधार पे या उच्चारण करते समय जो काल या स्वर समय लगता है उसके आधार पर स्वर के ह्रस्व, लघु और दीर्घ, ह्रस्व या लघु
दीर्घ या गुरु और प्लुत 3 वेद होते हैं। फिर इसके बाद में पर्यटन विधि के आधार पर व्यंजन वेद को समझने का प्रयास किया, जिसमें हमने देखा कि व्यंजन के पर्यटन विधि के आधार पे 4 भेद होते हैं। पहला हमने देखा स्पर्श व्यंजन, दूसरा अंतस्थ व्यंजन, तीसरा उष्म व्यंजन, चौथा अयोग्यवाय व्यंजन और 5वां भी मैंने आगत व्यंजन बताया, जिसमें हमारे ड डमरू और ढ डलिया को रखा गया। फिर इसके बाद में हमने देखा कि स्वर तंत्रियों में व्यंजनों का जब उच्चारण करते हैं तो स्वर तंत्रियों में कंपन उत्पन्न होता है, एक साउंड ध्वनि उत्पन्न होती है। उसके आधार पर उसके 2 वेद होते हैं, एक तो घोष और अघोष और एक अल्प प्राण और महाप्राण। फिर उनकी परिभाषाओं को समझा और उनमें कौन कौन से होते हैं वो हमने जाना। फिर उसके बाद में भाग नंबर 5 में हमने चर्चा की कि उच्चारण स्थल या उच्चारण स्थानों को हम देखें तो उच्चारण स्थान के आधार पे हमारे जो व्यंजन होते हैं उनके कई उच्चारण स्थान होते हैं, लेकिन मुख्यतः हमने 8-10 रूपों पर चर्चा की, जिनमें हमने देखा कंठ, तालु, मूर्धा, दंते, ओष्ठे, नासिका, कंठोष्ठव, दंत्योष्ठव और कंठतालु, इन 9-10 रूपों पर हमने चर्चा की। तो बच्चों 5 कक्षाओं में हमने जो अध्ययन किया उसका थोड़ा सा हल्का फुल्का वापस से मैंने रिवीजन किया। अब हम अपने प्रश्नोत्तर को, क्वेश्चन आंसर को देख लेते हैं। क्वेश्चन समझेंगे और आंसर हम अपनी वीडियो कक्षाओं का जो हमने अध्ययन किया था उनके आधार पर हम उत्तर जानेंगे, उत्तर के ऊपर, आंसर के ऊपर चर्चा करेंगे। हमारा वर्ण विचार वाले टॉपिक से मैंने लगभग 10-11 क्वेश्चन बनाए हैं जो श्याम पट पर लिखे हैं। एक एक को हम क्रमबद्ध रूप से समझते हैं। नंबर 1 पर है हमारा वर्ण किसे कहते हैं, उदाहरण सहित समझाइए। तो बच्चों जैसा मैंने अभी अभी बताया है कि वर्ण किसे कहते हैं, मान लीजिए आपको एग्जाम में ही पूछ लिया जाए वर्ण किसे कहते हैं, उदाहरण सहित समझाइए, उस पर प्रकाश डालिए। तो बच्चों इसका उत्तर, इसका आंसर आपको इस तरीके से लिखना है कि मानव मुंह से निकली हुई छोटी से छोटी मूल ध्वनि जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं, जिसे वैसा का वैसा लिख दिया जाता है, उस ध्वनि को, उस आवाज़ को ही वर्ण कहते हैं। और वर्ण को अब उदाहरण सहित हम समझाएंगे। तो उदाहरण सहित हम लिखेंगे जैसे कि क हमने लिखा, क हमारा वर्ण है, लेकिन ये पूरा है, इसमें स्वर और व्यंजन मिला हुआ है, लेकिन हम वर्ण विच्छेद करेंगे तो क हलंते होगा और क धन ए से मिलकर बनेगा क। अब इसमें आप बच्चों क धन मैं धन ल, ये तीनों जोड़ दो तो कमल शब्द हमारा बनकर सामने आ जाएगा। कौन सा शब्द बनेगा, कमल शब्द बनेगा। इसी तरह बच्चों आप कमल, कमला, रानी, राजा, समय, पानी, जल, कई सारे शब्दों का, सब शब्दों का वर्ण विच्छेद करके आप समझ सकते हैं। बस आपको यही ध्यान रखना है कि मानव मुंह से जब मानव बोलता है तो उसके मुंह से जो ध्वनियाँ निकलती है, जो सार्थक होती है, जिनका कोई न कोई अर्थ निकलता है, उसे ही वर्ण कहा जाता है। और उदाहरण के साथ में आपको इसका आंसर लिखना है। नंबर 2 पर मैंने लिखा है वर्ण के कितने प्रकार होते हैं, नाम बताइए। तो यह भी बच्चों मैंने आपको भाग नंबर 1-2 की कक्षाओं में अच्छी तरीके से बता दिया था। वर्ण के 2 प्रकार होते हैं, स्वर और व्यंजन। कितने प्रकार होते हैं, स्वर और व्यंजन। तो आपको लिखना है वर्ण के 2 प्रकार होते हैं, इन्हें 2 भागों में बांटा गया है, एक को स्वर कहते हैं और दूसरे को व्यंजन कहा जाता है। नंबर 3 पर हमारा क्वेश्चन है स्वर किसे कहते हैं, स्वर किसे कहते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, यह लिखिए कि स्वर किसे कहते हैं और स्वर कितने प्रकार के होते हैं, यह लिखिए। तो ये भी हमने वीडियो में अच्छी तरीके से अध्ययन कर लिया था कि
वे वर्ण जिनका उच्चारण करते समय प्राणवायु मुख विवर से बाहर निकलती है, जब फेफड़ों से होकर बाहर आती है तो जिनमें कोई अवरोध उत्पन्न नहीं होता है, जिनमें कोई बाधा उत्पन्न नहीं होती है और उस दौरान जिन वर्णों का उच्चारण होता है उन्हें स्वर कहते हैं। लेकिन फिर मैंने कहा कि ये परिभाषा कठिन रहेगी, आप लिख नहीं पाएंगे, तो सरल रूप से हम कह सकते हैं, सरल परिभाषा मैंने आपको समझाई कि वे वर्ण जो अपने आप में पूर्ण हैं, जिनका खंड नहीं किया जा सकता है, जिनके टुकड़े, वे वर्ण जो अपने आप में पूर्ण हैं, जिनके लिए अन्य वर्ण की व्यंजनों की आवश्यकता नहीं होती है, वे स्वर कहलाते हैं। और संस्कृत में हमारे 13 स्वर चलते हैं, किंतु हिंदी में हमारे 11 स्वर ही चलते हैं, जिसमें हमने देखा ए, आ, ई, उ, ए, ओ और अंग, ये 11 के बारे में हमने चर्चा की। अब जो 13 संस्कृत में मैंने बताई उनमें री और लिरी को रखा जाता है, वो हमने छोड़ दिए। तो इस प्रकार आपको ध्यान रखना है कि हिंदी वर्णमाला में वे वर्ण जो अपने आप में पूर्ण हैं, जिनका उच्चारण या लेखन करने के लिए जिन्हें अन्य वर्ण की आवश्यकता नहीं होती है, उन्हें स्वर कहते हैं। संस्कृत वर्णमाला में इनकी संख्या 13 है और हिंदी में इनकी संख्या 11 मानी जाती है। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर लिखेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 4 है कि ह्रस्व स्वर किसे कहते हैं और वह कितने प्रकार के होते हैं। यहाँ पर बच्चों दूसरा क्वेश्चन ये भी बन सकता है, प्लुत स्वर किसे कहते हैं। फिर ये भी बन सकता है गुरु या दीर्घ स्वर किसे कहते हैं, क्योंकि ये स्वर के ही भेद होते हैं। तो आपके क्वेश्चन ये भी आ सकता है, स्वर के कितने भेद होते हैं, नाम बताइए। तो आपको लिखना है कि स्वर के 3 भेद होते हैं, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। किंतु संस्कृत में 3 भेद चलते हैं, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। लेकिन हिंदी में 2 ही भेद माने जाते हैं, ह्रस्व और दीर्घ स्वर। अब हम इन तीनों को समझाते हैं। मान लो तीनों में से कोई भी आ सकता है। ह्रस्व स्वर किसे कहते हैं और वो कितने होते हैं बताइए। तो आपको लिखना है कि वे स्वर जिनके उच्चारण में श्वास की मात्रा कम लगती है, प्राणवायु कम लगती है, उन्हें ह्रस्व स्वर कहा जाता है या लघु स्वर कहा जाता है। इनकी संख्या संस्कृत में 5 होती है, किंतु हिंदी में 4 ही होती है। हिंदी में ए, ई, उ, री, ये 4 लघु स्वर या ह्रस्व स्वर माने गए हैं। इसके बाद में दूसरा आपसे पूछ सकते हैं, दीर्घ या गुरु स्वर किसे कहते हैं। तो उसका उत्तर आपको ये लिखना है, वे स्वर जिनका उच्चारण करने में लघु की अपेक्षा श्वास की मात्रा अधिक लगानी पड़ती है, प्राणवायु अधिक लगानी पड़ती है, उन्हें दीर्घ या गुरु स्वर कहा जाता है। इनकी संख्या संस्कृत में 8 होती है, किंतु हिंदी में इनकी संख्या 7 होती है। तो 11 जो हमारे कुल स्वर हैं उनमें ए, ई, उ, री, इन 4 को निकाल देने के बाद में जो 7 बच जाते हैं वो 7 हमारे लघु दीर्घ या गुरु स्वर कहलाते हैं। अब बच्चों तीसरा आपसे ये भी पूछा जा सकता है, हालांकि संभावना नहीं है क्योंकि ये संस्कृत का है, फिर भी आपको ध्यान रहना चाहिए कि प्लुत स्वर किसे कहते हैं। तो प्लुत का अर्थ होता है 3 गुना। वे स्वर जिनका उच्चारण करने में श्वास की मात्रा 3 गुना लगती है, तिगुनी लगती है, वे स्वर प्लुत स्वर कहलाते हैं। यह संस्कृत में 9 प्लुत स्वर माने गए हैं और उन माने गए हैं। उदाहरण में लिख सकते हैं आप ओम, जैसे कि बच्चों ओम, ओम, तो लघु की अपेक्षा 3 गुना इसका समय लगा है, तो इसे प्लुत स्वर कहा जाता है। इस प्रकार आपको स्वर के लघु, गुरु और प्लुत इन तीनों का ध्यान रखना है। अब हम आते हैं स्वर के बाद में अपने व्यंजन के ऊपर कि आपका क्वेश्चन है व्यंजन किसे कहते हैं
वो संख्या में कितने होते हैं उन्हें बताइए या समझाइए। तो व्यंजन जो है उनकी परिभाषा स्वर के पूर्णतः अपोजिट है। हम कह सकते हैं कि वे ध्वनियाँ या वे वर्ण जिनका उच्चारण करने में हमें स्वर की सहायता लेनी पड़ती है, जो अपने आप में पूर्ण नहीं है, उन ध्वनियों को या उन वर्णों को व्यंजन ध्वनियाँ या व्यंजन वर्ण कहा जाता है। इनकी संख्या 33 होती है। कितनी होती है बच्चों? 33 होती है। पूरे 33 स्वर व्यंजन माने जाते हैं और इसमें हमारे क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, इन पाँचों के 25 और फिर अंतस्थ में ये रह ले, फिर उसमें हमारे दंते तालु मुर्दा तीनों से और है हाथी वाला आ जाएगा। इसके अलावा हमारे संयुक्त में 6 क्षत्रिय, 3 त्रिशूल और ग ज्ञानी इनको रखा जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है कि वे वर्ण जो अपने आप में पूर्ण नहीं हैं, जिन्हें स्वर की आवश्यकता होती है पूर्णता के लिए, उनमें स्वर का मेल करना पड़ता है, उन्हें व्यंजन कहा जाता है और इनकी कुल संख्या 33 होती है। तो इस प्रकार आप व्यंजन के बारे में लिखेंगे। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 नंबर पर हमारा जो प्रश्न है वह है पर्यटन विधि के आधार पर व्यंजनों के भेद समझाइए। क्या कहा गया है? पर्यटन विधि के आधार पर व्यंजनों के भेद समझाइए। तो बच्चों वीडियो नंबर 3 की जो हमारी कक्षा हुई थी उसमें हमने पर्यटन विधि के आधार पे भेदों को अच्छी तरीके से समझा था। तो सबसे पहले हम पर्यटन विधि की ही परिभाषा समझेंगे, फिर भेद समझेंगे कि पर्यटन विधि किसे कहते हैं। तो आप इसकी डेफिनेशन जो है, परिभाषा है, वो इस प्रकार लिखेंगे। पर्यटन विधि के आधार पर यह आप लिखेंगे कि व्यंजनों का उच्चारण करते समय जो प्रयास करना पड़ता है, जो समय लगता है, उन्हें ही पर्यटन विधि कहा जाता है। पर्यटन विधि के आधार पर स्वरों को 5 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? व्यंजनों को 5 भागों में बांटा गया है। तो आप नाम लिखेंगे, नाम के अंतर्गत कौन कौन से व्यंजन है वो भी लिखेंगे, जिसमें आप लिखेंगे प्रथम भेद पर्यटन विधि के आधार पर स्पर्श व्यंजन, जिसमें आप लिखेंगे वे ध्वनियाँ या वे व्यंजन ध्वनियाँ जिनका उच्चारण करते समय जिह्वा या जीभ मुख्य किसी न किसी भाग का स्पर्श करती है और प्राणवायु कुछ रगड़ के साथ बाहर निकलती है, उस दौरान जिन ध्वनियों का उच्चारण होता है उन्हें स्पर्श ध्वनियाँ कहा जाता है। इनमें क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, प वर्ग और त वर्ग के 25 व्यंजन रखे गए हैं। नंबर 2 पर लिखेंगे आप अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन में हमारे ये, रे, ल, व इनको रखा गया है। नंबर 3 पर लिखेंगे आप ऊष्म व्यंजन, जिसमें लिखेंगे कि जब उच्चारण करते हैं व्यंजनों का तो जीवा से अधिक घर्षण उत्पन्न होता है, वायु अधिक घर्षण करती हुई रगड़ के साथ बाहर निकलती है और उस दौरान जिन ध्वनियों का उच्चारण हो जाता है वे ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं। इनमें हमारा दंते, तालव्य और मूर्धन्य सह तीनों रखे गए हैं और है से हाथी वाला भी रखा गया है। तो ये तो इसके 4 प्रकार हुए। अब आप नंबर 5 पर लिखेंगे आगत व्यंजन। नंबर 5 पर क्या भेद लिखेंगे? आगत व्यंजन, जिसमें आप लिखेंगे वे ध्वनियाँ जो अन्य भाषा से हिंदी भाषा में आई है और हिंदी भाषा में उनका प्रयोग किया जाता है, वे ध्वनियाँ, वे व्यंजन वर्ण आगत व्यंजन कहलाते हैं। ये 2 प्रकार के होते हैं, ड से डमरू और ड से ढलिया। ये 2 आप बताएंगे। तो ये हमारे आगत व्यंजन कहलाते हैं। तो इस तरीके से आप पर्यटन विधि के आधार पर व्यंजन भेद बताएंगे, जिसमें स्पर्श, अंतस्थ, उसमें और आगत
इन 4-5 की आप चर्चा करेंगे। इसके बाद में हम देखते हैं नंबर 7 नंबर का 7 नंबर का क्वेश्चन। 7 नंबर के प्रश्न में कहा गया है स्वर तंत्रियों के कंपन के आधार पर व्यंजन भेद बताइए। स्वर तंत्रियों में कंपन के आधार पर व्यंजन भेद बताइए। तो आपको ध्यान रखना है कि जब व्यंजनों का उच्चारण करते हैं तो जो हमारी तंत्रियाँ होती है, जो हमारे उच्चारण अवयव होते हैं, स्थल होते हैं, उनमें एक साउंड, ध्वनि, कंपन उत्पन्न होता है और उसके आधार पर व्यंजनों का उच्चारण होता है। तो उसके आधार पर मैंने बताया था 1 नंबर क और 2 नंबर ख। क में बताया घोष और अघोष, ख में बताया मैंने अल्प प्राण और महाप्राण। वे ध्वनियाँ जिनका उच्चारण करते समय कंपन बहुत कम उत्पन्न होता है या उत्पन्न होता है वो घोष और नहीं उत्पन्न होता है वह अघोष कहलाती है। फिर बताया मैंने अल्प प्राण और महाप्राण, जिनके उच्चारण में श्वास की मात्रा कम लगानी पड़ती है वो अल्प प्राण और जिनमें श्वास की मात्रा अधिक लगानी पड़ती है वो महाप्राण कहलाते हैं। तो इस प्रकार आपको इसका उल्लेख करना है। तो बच्चों अगर हम भेद देखें तो उच्चारण स्थल के आधार पर स्वर के 3 होंगे, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत, और व्यंजन के 2 होंगे। एक तो होगा पर्यटन विधि के आधार पे, दूसरा होगा उच्चारण स्थलों के आधार पे। पर्यटन विधि के आधार पे अंतस्थ, उसमें स्पर्श, अंतस्थ, उसमें और आगत को रखा गया है। और फिर हम इसमें व्यंजन गुच्छ को भी रख सकते हैं, जिसमें संयुक्त व्यंजन, हल चिन्ह और द्वित्व व्यंजन आ जाते हैं, र का रूप आ जाता है। और स्वर तंत्रियों में कंपन के आधार पर देखते हैं तो 2 भेद हो जाते हैं, एक में घोष और अघोष और दूसरे में अल्प प्राण और महाप्राण आ जाते हैं। अब देखते हैं हम नंबर 8 नंबर का हमारा क्वेश्चन। उच्चारण स्थल किसे कहते हैं? क्या कहा गया है? उच्चारण स्थल किसे कहते हैं? सभी उच्चारण स्थलों का, स्थानों का वर्णन करें कि उच्चारण स्थान किसे कहा जाता है। सभी उच्चारण स्थानों को, उच्चारण स्थलों को या अवयवों को समझाइए। तो इसमें आपको आंसर लिखना है कि वे ध्वनियाँ या वे वर्ण या स्वर या व्यंजन, अर्थात ध्वनियों का या वर्णों का, चाहे वह स्वर हो या व्यंजन हो, उच्चारण करते समय जिन उच्चारण स्थलों का, अवयवों का, मुख के अंगों का प्रयोग किया जाता है उन्हें उच्चारण स्थल कहा जाता है। इनमें कंठ, तालु, मूर्धा, दंते, ओष्ठे, नासिका, वतरसे, कंठोष्ठव, कंठतालु और दंत्योष्ठव आदि को रखा गया है। तो भाग नंबर 5 की कक्षा में हमने उच्चारण स्थल समझे थे, उसको देख करके आप इसका आंसर देंगे। अब नंबर 9 पर है व्यंजन गुच्छ किसे कहते हैं, उसके कितने भेद होते हैं। तो ये व्यंजन भेद में से बनाया हुआ मेरा क्वेश्चन है। इसमें आपको लिखना है कि जब 2 या 2 से अधिक व्यंजनों का गुच्छा कर दिया जाता है, उन्हें इकट्ठा कर दिया जाता है, उनका मेल या योग कर दिया जाता है तो उसे व्यंजन गुच्छ कहा जाता है। इसके 2 भेद होते हैं, एक तो संयुक्त व्यंजन और दूसरा भेद होता है र का विशिष्ट रूप। तो आप संयुक्त व्यंजन में हमारे 4 लिखेंगे, क प्लस 6 बराबर 6 क्षत्रिय, त प्लस र बराबर 6, त्र प्लस र बराबर 3 त्रिशूल, जय धन गे न बराबर घे ज्ञानी, स धन र बराबर श्र श्री राम। तो आप इन 4 की चर्चा जो है संयुक्त व्यंजन के रूप में करेंगे। इसके बाद में आप लिखेंगे र के विशिष्ट रूप। तो र के 4 रूप जो मैंने समझाए थे वो आप लिखेंगे। इसके अलावा नंबर 3 पर लिखेंगे द्वित्व व्यंजन। तो द्वित्व में आपको लिखना है कि जब एक ही बार एक व्यंजन 2 बार आ जाता है तो उसे द्वित्व व्यंजन कहते हैं। जैसे कि हमारा शब्द है बच्चा, शब्द है हमारा बच्चा। तो देखो यहाँ पर च एक बार अलंते है, दूसरी बार च में आ की मात्रा मिली हुई है। एक बार तो अलंते है और दूसरी बार च में आ की मात्रा मिली हुई है।
तो शब्द बना हमारा बच्चा। तो इस तरीके से आप बच्चा, कच्चा, पक्का आदि कई उदाहरण के रूप में आप शब्द लेकर समझा सकते हैं। नंबर 10, नंबर 10 पर हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10। वर्ण विच्छेद किसे कहते हैं? निम्न 3 दिए हुए हैं, कमल, मानक, समय आदि का वर्ण विच्छेद करें। तो बच्चों वर्ण के बारे में तो हमने जाना, लेकिन विच्छेद किसे कहते हैं? विच्छेद का अर्थ होता है अलग अलग करना, टुकड़े कर देना। जब वर्णों को विच्छेद कर दिया जाता है, उसे अलग अलग या उनके टुकड़े कर दिए जाते हैं, तो उसे वर्ण विच्छेद कहते हैं। अब हम पहले कमल, मानक और समय इन 3 का वर्ण विच्छेद करके देखेंगे। शब्द दिया है क्वेश्चन में कमल, वर्ण विच्छेद करते हैं क हलंते, धन ए, धन मैं हलंते, धन ए, ल हलंते, धन ए। तो यहाँ पर देखिए आप 6 ध्वनियाँ हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 ध्वनियाँ हैं। अब इन 6 ध्वनियों का मेल करते हैं। तो क धन ए क, मैं धन ए मैं, ल धन ए ले। तो तीनों का मेल जब कर दिया जाता है तो शब्द बना हमारा कमल। क्या बन गया है? कमल। अब इसके आगे अगर हम और शब्द जोड़ देते हैं तो बच्चों पूरा सेंटेंस बन जाएगा। जैसे कमल खिल रहा है, कमल एक पुष्प है जो तालाब में खिलता है, तो कमल खिल रहा है। इस प्रकार बच्चों वर्णों से शब्द बनते हैं, शब्द से वाक्य बनते हैं, वाक्य से पद और फिर भाषा का निर्माण होता है, जिसके माध्यम से हम अपने हृदयगत जो भाव होते हैं, जो हमारे थॉट या विचार होते हैं, उनकी हम अभिव्यक्ति करते हैं। इसके बाद में नंबर 2 पर देखेंगे हम मानक। शब्द है हमारा मानक, इसका वर्ण विच्छेद करते हैं। देखो बच्चों, मैं धन ए, मैं धन आ, इसमें आएगा तभी ये बनेगा माँ। धन ने, धन ए, तो ये बन गया ने। फिर है कै धन ए, तो ये बन गया हमारा मैं धन आ माँ। ने धन ए ने, कै धन ए कै। तो हमारा शब्द बना है मानक। मानक शब्द का अर्थ होता है शुद्ध या परिष्कृत। शब्द बन गया हमारा मानक। तो इस तरीके से हम वर्ण विच्छेद करते हैं। तो जब वर्ण के टुकड़े कर दिए जाते हैं, स्वर और व्यंजन अलग अलग रूप में लिख दिए जाते हैं, तो उसे वर्ण विच्छेद कहते हैं। तो बच्चों भाग नंबर 1 2 3 4 5 की जो 5 कक्षाएँ हुई, उसमें हमने वर्ण विचार पर अच्छी तरीके से अध्ययन किया। उन्हीं के आधार पर मैंने क्वेश्चन आंसर बनाए और आपको समझाइए। तो 5 कक्षाओं को देखकर आपको हिंदी पुस्तिका में, हिंदी की जो व्याकरण की उत्तर पुस्तिका आपने बनाई है, उसमें ये वर्ण विचार वाला विषय वस्तु करना है। और इस विषय वस्तु को करने के बाद भाग नंबर 6, आज की जो हमारी भाग नंबर 6 की कक्षा थी, इसका देखते हुए समझते हुए क्वेश्चन आंसर आपको सोल्व करने हैं। प्रश्नोत्तर अपनी हिंदी की उत्तर पुस्तिका में आपको करने हैं।